जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस अप्रैल माह में है और इसमें पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर अपने आप में एक बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह पेपर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे, किसी भी हिसाब से आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जाकर के आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। तो इस पेपर को हल्के में न लीजिए, क्योंकि सभी पेपरों से इंपॉर्टेंट पेपर हिंदी इंग्लिश का है। खास करके ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जो है एकदम बिल्कुल टॉप लेवल के रहने वाले हैं, तो अंग्रेजी के प्रति सतर्क रहिए और अंग्रेजी में हर हाल में आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि हिंदी में आपने 30, 35, 40, 50, 60 नंबर मंगा दिए, ठीक है, लेकिन आपका अंग्रेजी में आपका आंसर सही नहीं हुआ, अंग्रेजी में नहीं किए, तो ऐसे में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, आज के हम इस सेशन में हिंदी और इंग्लिश से महत्वपूर्ण जो है एक प्रैक्टिस सेट लेकर के चलेंगे। आइए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो बिंदु है वो ये है कि हम लोग सेक्शन ए में सबसे पहले पैसेज देखेंगे। एग्जाम के मूड का कोई भरोसा नहीं है कि वो पैसेज भी आपको दे देगा, इसलिए पैसेज के लिए भी तैयार रहिए। पैसेज को देख करके, जिसको रीडिंग कंप्रीहेंशन कहते हैं, प्रश्नों को पहले मतलब पैसेज को देखना होता है, फिर उसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने पैसेज लिया है और इस पैसेज को आपको समझाएंगे, फिर उसके आधार पर आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे। जैसा कि लिखा गया है, एजुकेशन इज नॉट मैरिली अ मीन्स टू अर्न अ लाइवलीहुड। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है। एजुकेशन इज नॉट अ मैरिली अ मीन्स ऑफ द अर्न ऑफ द लाइवलीहुड। याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो अ वे टू द शेप्स वंस कैरेक्टर एंड आउटलुक। इसका मतलब यह हुआ, यह व्यक्ति के चरित्र और दृष्टिकोण को विकसित करने का भी माध्यम है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि इन मॉडर्न टाइम, वर्तमान के जो समय है, आधुनिक युग में देखेंगे, हाउएवर एजुकेशन हैज बिकम्स इंक्रीजिंगली द कमर्शियलाइज्ड। याद रखेंगे, इसका मतलब हुआ आधुनिक समय में शिक्षा एक अत्यधिक व्यावसायीकरण का रूप ले चुका है। ऑफ्टेन, अक्सर यह देखा गया है कि यहां पर देखेंगे, जहां अक्सर ज्ञान की अपेक्षा प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर नॉलेज। याद रखेंगे, जहां पर अक्सर यह देखा जाता है कि ज्ञान की अपेक्षा जो है लाभ के रूप में दी जाती है। आगे है, दिस शिफ्ट हैज राइज कंसर्न अबाउट द क्वालिटी एंड द एसेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि इस परिवर्तन ने शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। वाइल, जबकि टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग मोर एसेसिबल, इट हैज, इसका मतलब पहले देख लेते हैं, वाइल टेक्नोलॉजी हैज मेड अ लर्निंग मोर एक्सेसिबल। इसका मतलब यद्यपि तकनीक ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है, लेकिन इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड डिस्पैरिटीज बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू द डिजिटल रिसोर्सेज एंड दोज हु हैज नॉट। इसका मतलब हुआ, लेकिन इसने उन लोगों के बीच में असमानता पैदा कर दी है जिनके पास डिजिटल संसाधन की पहुंच है और जिनके पास डिजिटल संसाधन की पहुंच नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार पुनः देख लेंगे कि इसको समझना सबसे पहले जरूरत है। एजुकेशन इज नॉट अ मैरली अ मीन्स ऑफ द लर्न ऑफ द लाइवलीहुड। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है। इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ द शेप्स ऑन्स कैरेक्टर एंड द आउटलुक। इसका मतलब मैंने बताया चरित्र, और यह जो है यह व्यक्ति के चरित्र और दृष्टिकोण को विकसित करने का भी एक माध्यम है। आगे है यहाँ पर, इट इन मॉडर्न टाइम, वर्तमान के समय में, हाउएवर एजुकेशन हैज द बिकम द इंक्रीजिंगली कमर्शियलाइज्ड। इसका मतलब यह हुआ कि आधुनिक समय में शिक्षा अत्यधिक व्यवसायीकरण का रूप ले चुका है। आगे देखेंगे, आफ्टर प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ऑफ द ओवर नॉलेज। कहता है कि इसका मतलब कि शिक्षा का जो अक्सर यह रूप देखा जाता है लाभ के प्रति देखा जाता है। दिस शिफ्ट हैज राइज कंसर्न अबाउट द क्वालिटी एंड द एसेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार की यह भावना बन चुकी है जहां पर शिक्षा एक शक के दायरे में आ चुका है। वाइल टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग मोर एसेसिबल। कहता है कि जबकि टेक्नोलॉजी आकर के इसको बहुत ही लर्निंग करना, सीखना बहुत ही आसान बना दिया है। इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द डोज, यानी कि यहां तक कि इसने आसान तो बनाया है, लेकिन उसने जो है ये पूरे समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक वो जो डिजिटल प्रोसेस पर जिनके पास है, एक वो जिनके पास डिजिटली ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से दो खंडों में ये बंट गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पैराग्राफ, बिल्कुल जो पैसेज है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, यानी इस जो यह जो पैसेज
पैसेज दिया गया है, इस पैसेज का, इस गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन है एजुकेशन इज यूजलेस, अर्थात शिक्षा बेकार है। आगे है कि एजुकेशन इज ओनली फॉर जॉब्स, शिक्षा केवल नौकरी के लिए होनी चाहिए। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल, यानी कि जो तकनीक है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो पैसेज के आधार पर यह बताया गया था, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, कमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने भी कमेंट किया है तो यदि आपने भी इसके आंसर चुना है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, बीपीएससी एडीओ के एग्जाम दे रहे हैं, तो बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से इसे परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत जो है पीडीएफ के रूप में आपको RS 100 रुपीज़ लगेंगे। 100 रुपीज़ में आपको प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा बीपीएससी एडीओ के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डॉज कमर्शलाइज्ड मीन, कहता है इसका मतलब ये कहता है कि कमर्शलाइज का अर्थ क्या होता है। कहता है कि फ्री एजुकेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड, उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और उसके बाद ट्रेडिशनल। कहता है कि व्हाट डॉज कमर्शलाइज्ड मीन, कमर्शलाइज का मतलब क्या होता है। दोस्तों इस संबंध में आपको बता देने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट ओरिएंटेड। याद रखेंगे जो कमर्शलाइज्ड है इसका मतलब होता है लाभ उन्मुख। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन शेप्स, इसका मतलब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है गद्यांश के अनुसार शिक्षा का विकसित करती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन शेप्स, यानी कि इसके अनुसार जो है शिक्षा क्या विकसित करती है। तो ओनली कैरियर, केवल कैरियर को, ओनली इनकम, केवल आय देती है, कैरेक्टर एंड आउटलुक एंड ओनली स्किल। तो आपने जो इसमें पैराग्राफ में पढ़ा, आपने जो पैसेज में पढ़ा, उसका मतलब हुआ कि कैरेक्टर एंड आउटलुक आपकी जो ये है चरित्र और दृष्टिकोण को बदलने का काम करती है। कौन? आपके पास जो शिक्षा होती है। चौथे का तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि व्हाट कंसर्न इज रेज्ड, इसका मतलब वो बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन है कि व्हाट कंसर्न इज रेज्ड, कौन सी चिंता व्यक्त की गई है, यानी कि दिए गए पैसेज में किस प्रकार की चिंता व्यक्त की गई है। तो ऑप्शंस आपके सामने जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, उस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जैसे लैक ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर की, शिक्षा की कमी नजर आती है। कहता है क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, गुणवत्ता और उपलब्धता की कमी आती है। टू मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत अधिक छात्र हो गए हैं। उसके बाद नो एग्जाम्स, किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेना। तो चौथे का ऑप्शन नंबर आपके पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट कंसर्न इज राइट, किस प्रकार की जो बातें हैं वो जो चिंता की विषय बनी हुई है आजकल के एजुकेशन में, तो वो है क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, सा मतलब चरित्र और जो दृष्टिकोण है उसमें अभाव पाया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी हैज, टेक्नोलॉजी अर्थात इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो ये है टेक्नोलॉजी है, तकनीक ने क्या किया है। टेक्नोलॉजी हैज यानी टेक्नोलॉजी के पास क्या है, ओनली एडवांटेज है, ओनली डिसएडवांटेज है, बोथ बेनिफिट्स एंड इश्यूज, नो इम्पैक्ट, किसी प्रकार की कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। दोस्तों याद रखेंगे बोथ बेनिफिट एंड इश्यूज, टेक्नोलॉजी जो है हमको बेनिफिट भी दिया है लेकिन हमारे साथ साथ हमको इसमें इश्यूज भी लेकर के चलाया, लाभ और समस्या दोनों क्रिएट किया है। छठा नंबर क्वेश्चन जो था वो कहता है डिस्पैरिटीज मींस, डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूछा जा रहा है। तो छठे नंबर प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं उसमें लिखा गया सिमिलरिटी अर्थात समानताएं होती हैं, डिफरेंस असमानताएं होती हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं होती हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस अर्थात कि इसका मतलब कि समाधान होता है। तो डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है, तो छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे डिस्पैरिटीज का मतलब होता है डिफरेंस अर्थात विभिन्नताएं आ गई हैं, असमानता आ गई है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि हु बेनिफिट्स मोर फ्रॉम टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तकनीक से किसे अधिक लाभ मिलता है। हु बेनिफिट्स मोर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक से किनको सबसे ज्यादा जो है लाभ मिलता है। एवरीवन इक्वली अर्थात सभी लोगों को एक समान मिलता है। ओनली पुअर स्टूडेंट्स, केवल गरीब छात्रों को ही मिल पाता है। ओनली टीचर्स, केवल टीचर्स को। दोज विद डिजिटल एक्सेस, उन लोगों को मिल पाती है जिनके पास डिजिटली सामग्रियां होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस सातवें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी आंसर हो जाएगा, दोज हु डिजिटल एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर। दोस्तों हम प्रतिदिन 7 बजे जो है अपने लाइव सेशंस में आते हैं, आप हमसे जरूर करके पढ़ाई कर सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
टोन ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का टोन क्या है। प्रश्न आपके सामने है कि गद्यांश का टोन अर्थात भाव क्या है। टोन ऑफ द पैसेज, इस गद्यांश का भाव क्या है। कहता है कि ह्यूमरस है, क्रिटिकल है, इमोशनल है या नैरेटिव है। यानी कहने का मतलब कि ह्यूमरस है अर्थात हास्यपूर्ण है, उसके बाद क्रिटिकल है अर्थात आलोचनात्मक है, उसके बाद इमोशनल है भावात्मक है, उसके बाद नैरेटिव अर्थात वर्णनात्मक है। तो ऐसे में 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल अर्थात याद रखेंगे यह एक प्रकार का आलोचनात्मक है, आलोचना की गई है इसमें। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विच वर्ड इज क्लोज टू द लाइवलीहुड। याद रखेंगे लाइवलीहुड जो होता है इसका सबसे क्लोज क्या है, कौन सा वर्ड जो है वो लाइवलीहुड की सबसे नजदीक है। लाइवलीहुड भी लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, नौकरी, जॉब्स, एजुकेशंस या फिर उसके बाद लाइफ या स्टडी। तो याद रखेंगे लाइवलीहुड का मतलब जो है बिल्कुल सिमिलर कौन सा है। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है जॉब्स। लाइवलीहुड का मतलब कि एक व्यवसायीकरण करना, व्यवसायिक रूप से जॉब पाने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर आपके पास है और सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होगा। सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज मॉडर्न एजुकेशन क्राइसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब, टेक्नोलॉजी ओनली एंड ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न एजुकेशन क्राइसिस। इसका मतलब हो जाएगा आधुनिक शिक्षा का संकट। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। तो दोस्तों यदि आपके एग्जाम्स में पैसेज पूछे जाते हैं तो पैसेज इस तरह से देख करके उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार के देखें दिए जाएंगे, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। फिर क्वेश्चन कैसे रहेंगे ग्रामेटिकली उसको हम आगे की तरफ देख रहे हैं। आप चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद एक वीडियो हम आप लोग के तैयार करते हैं और ऐसे में यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आदमी को समस्या होता है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एग्जाम तक हम आपकी मेहनत की मतलब आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। सेक्शन बी एडवांस्ड ग्रामर एंड द वोकैबुलरी जो है 11 से 30 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे। जैसे कि 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस आपको चुनने की आवश्यकता है। जो दिए गए ऑप्शन है हार्डली ही हैड एंटर्ड व्हेन द बॉल रैंग, हार्डली ही हैड ही एंटर्ड व्हेन द बेल रैंग। याद रखेंगे हार्डली हैड ही एंटर्ड देन द बेल रैंग, हार्डली ही एंटर्ड व्हेन द बेल रैंग। कुछ ना कुछ इसमें जरूर आपको इधर उधर आपको दिखाई दे रहा होगा। याद रखेंगे हार्डली कभी ही को बाहर कभी हैड को बाहर। तो ऐसे में 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे हार्डली हैड ही एंटर्ड व्हेन द बेल रैंग, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एरर, यानी कि आपको इसमें से त्रुटियां चुननी है। प्रश्न है कि आइडेंटिटी द एरर, इसमें त्रुटियां चुननी है। जैसा कि सेंटेंस दिया गया है नो सूनर ही हैड रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। याद रखेंगे नो सूनर ही हैड रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि इसमें एरर कहां है। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ही हैड रीच्ड, जो है यहां पर एरर के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, यानी कि गलती है वो। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इस ब्लैंक में भरने हैं। कहता है यहां पर लिखा है स्कार्सली डैश द अनाउंसमेंट मेड when चॉस एरप्टेड। याद रखेंगे यहां पर भरे जाएंगे, इसमें जो निम्नलिखित में से कौन सा भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हैड इसमें प्रयोग किया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है चूज द करेक्ट वर्ड, आपको इसमें से करेक्ट वर्ड चुनने हैं इसमें भरने के लिए। ही वाज एक्यूज डैश यहां पर डेलिकेशन ऑफ ड्यूटी। याद रखेंगे ही वाज एक्यूज डैश डेलिकेशन ऑफ ड्यूटी। तो इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देंगे ही वाज एक्यूज्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 15वें नंबर क्वेश्चन के साथ और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साइनोनिम ऑफ द, यहां पर देंगे यूबिक्यूटस का जो है अबिक्यूटस का आपको साइनोनिम अर्थात पर्यायवाची शब्द इसमें से चुन देना है। तो सबसे पहले अबिक्यूटस का मतलब क्या होता है। अबिक्यूटस का मतलब दोस्तों देशव्यापी होता है। इसमें जो है देशव्यापी का जो सही शब्द प्रयोग किया गया है उसमें यह है कि ओमनी प्रेजेंट जो प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि अबिक्यूटस का मतलब देशव्यापी और जो यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट जो प्रयोग की जा रही है इसका मतलब सर्वभूत होता है। तो ऑप्शन नंबर 15 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते चलते हैं, एंटोनेम दिखाई दे रहा है, विपरीतार्थक शब्द चुनने हैं। यहां पर लिखा गया एसोट्रिक को, एसोट्रिक का एंटोनेम आपको चुनने की आवश्यकता है। एंटोनेम ऑफ द एसोट्रिक, तो एसोट्रिक का एंटोनेम निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि एसोट्रिक का मतलब क्या होता है। एसोट्रिक का मतलब दोस्तों होता है गुप्त, और गुप्त से विपरीत में शब्द क्या होना चाहिए? तो गुप्त का विपरीत चीज कॉमन प्लेस होता है, यानी कि सभी जगह सामान्य रूप से मिलने वाला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था, एंटोनेम के रूप में। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म इसमें चुनने हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर डैश प्रेजेंट। कहता है कि केवल स्टूडेंट ही नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर भी प्रेजेंट थे। तो यहां पर टीचर्स नहीं बल्कि टीचर किया गया है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि आइडेंटिटी द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच निम्नलिखित में से कौन है? जैसा कि दिखाई दे रहा है, ही सेड हैड आई नो आई वुड हैव हेल्प्ड। तो आइडेंटिटी द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड, याद रखेंगे हैड आई नो आई वुड हैव हेल्प्ड। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। याद रखेंगे, सी सेड दैट इफ सी हैड नोन सी वुड हैव हेल्प्ड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट आर्टिकल। निम्नलिखित में से आपको करेक्ट आर्टिकल चुनना है। प्रश्न है कि ही इज डैश हायर द थ्रोन। याद रखेंगे, ही इज डैश हायर द थ्रोन। तो इसमें 19 नंबर प्रश्न में आपको आर्टिकल भरेंगे ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, ही इज, यहां पर हेयर लिखा गया तो हायर द थ्रोन, एन का प्रयोग यहां पर किया जाएगा, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके पास दिखाई दे रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहता है कि ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजों को बोलता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको पॉलीग्लोट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको लिखा गया यहां पर कि इंटरेक्ट डैश द प्रॉब्लम दैट नॉन कुड सॉल्व इट। कहता है कि इंट्रिकेट डैश द प्रॉब्लम दैट नॉन कुड सॉल्व इट। तो यहां पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। 21 नंबर में वाज भरे जाएंगे, इंट्रिकेट वाज दैट प्रॉब्लम दैट वन कुड सॉल्व इट। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द एरर। यहां पर एरर पुनः चुनने हैं आपको। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, प्रत्येक जो प्लेयर्स है अपनी बेहतर तरीके से परफॉर्म किए हैं, तो इसमें आपको प्रयोग करना ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल। तो यहां पर कहां पर त्रुटि हुई है, कहां पर गलत इस्तेमाल किया गया है, तो उसको आपको चुन लेना है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों 23वां नंबर क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चुनना है। ही इज वन ऑफ दोज हु इज ऑलवेज लेट। याद रखेंगे, यहां पर 23 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ही इज वन ऑफ दोज हु आर ऑलवेज लेट, ही इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज लेट, ही इज वन ऑफ दोज हु बी ऑलवेज लेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हु इज वन ऑफ दोज हु आर ऑलवेज लेट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 23 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है आइडम मीनिंग, यानी कि दिया गया जो है उसमें आइडम का यानी कि इस मुहावरे का अर्थ आपको चुनने हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात को दिए जलाना, इसका मतलब यह होगा, या देर रात को तेल जलाना, आधी रात तेल जलाना, इसका क्या मतलब मुहावरा का अर्थ होगा? आइडम मीनिंग बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी आधी रात तेल जलाना, इसका मतलब क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्क लेट एट नाइट, यानी कि देर रात तक वर्क यानी कार्य करना। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट पैसिव। आपको सही पैसिव इसमें से चुनने हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि चूज करेक्ट पैसिव, इसमें से जो पैसिव है वो करेक्ट कौन सा है? जैसे दिया गया है कि पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। याद रखें, पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। तो यहां पर लिखा गया है कि ही इज बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, ही इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट, ही बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, इट बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। तो याद रखेंगे इस 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ही इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में भरना है। आई वुड रेदर यू डैश नाउ, आई वुड रेदर यू डैश नाउ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आई वुड रेदर यू लेफ्ट नाउ, अब मैं तुमको छोड़ देने वाला हूं। आगे बढ़ते चलते हैं। साइनोनिम ऑफ द प्रैग्मेटिक लिखा गया है, प्रैग्मेटिक का साइनोनिम क्या होगा? तो सबसे पहले तो जानना होगा जो प्रैग्मेटिक है उस प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारी, याद रखेंगे। और इसमें जो आपको साइनो है यानी कि इससे मिलता जुलता वर्ड है वो क्या है, वो कौन सी है? तो याद रखेंगे प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक या प्रायोगिक होता है। तो प्रैग्मेटिक का जो साइनोनिम है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एंटोनिम ऑफ द ट्रांसिएंट लिखा गया है। ट्रांसिएंट का जो एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द चुनने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसिएंट का मतलब पता होना चाहिए। ट्रांसिएंट का मतलब दोस्तों क्षणिक होता है, क्षणिक मतलब बिल्कुल ही अल्प। इसका उल्टा चुनना है तो याद रखेंगे परमानेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट फॉर्म, आपको सही फॉर्म इसमें से चुनने हैं। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, याद रखेंगे। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यहां पर द ज्यूरीज आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। आगे बढ़ते चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, याद रखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स जो है फिल करना है। हैड ही वर्कड हार्डर ही डैश सक्सीडेड, याद रखेंगे 30 नंबर प्रश्न में भरे जाएंगे वुड हैव, ही हैड ही वर्कड रैदर ही वुड हैव सक्सीड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। तो दोस्तों अभी तक आपने जो है हिंदी के पहले अपने इंग्लिश के क्वेश्चनों को देख लिया है। इंग्लिश में आप कितना सही कर पा रहे हैं 30 अंकों में, 30 में 9 नंबर हर हाल में लाना है और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हिंदी की तरफ। आप अंग्रेजी में कितना सही कर पा रहे हैं ये हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए अंग्रेजी के क्वेश्चन भी हम लोग 30 ही रखेंगे। ऐसे एग्जाम्स में आपको 70 क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन 30 क्वेश्चंस यहां पर रख रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबा नहीं हो जाना चाहिए। अंग्रेजी सबसे ज्यादा समस्या पैदा करेगी। अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने है कि कामायनी किस विद्या की रचना है? कामायनी किस विद्या की रचना है? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाकाव्य। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रीति काल का अन्य नाम क्या है? रीति काल का अन्य नाम निम्नलिखित में से क्या है? 33 का ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार काल के नाम से इसको जाना जाता है। 34वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। गोदान उपन्यास के नायक कौन है? तो गोदान उपन्यास के नायक निम्नलिखित में से कौन है? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होरी। इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? 35 का ऑप्शन नंबर बी यह निर्गुण धारा से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रस के कितने भेद माने जाते हैं? तो रस के ऐसे तो 9 भेद माने जाते हैं, कहीं कहीं 11 भी लिखा गया तो 11 ऑप्शन में नहीं है, 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार में क्या होता है? 37 प्रश्न का सही आंसर है कि उपमा अलंकार में क्या होता है? तो उपमा अलंकार में दोस्तों ये तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। निराला किस युग के कवि हैं? प्रश्न है 38 नंबर निराला किस युग के कवि हैं? तो 38 का सही आंसर है यह छायावाद युग के कवि हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न है कि तत्सम शब्द का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अग्नि जो है वह एक प्रकार का तत्सम शब्द है। प्रश्न है कि संधि विच्छेद कीजिए महात्मा, तो महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41वां नंबर क्वेश्चन है लोकोक्ति का सही उदाहरण कौन सा है? लोकोक्ति का सही उदाहरण कौन सा है? घर का भेदी लंका ढाए वह तेज दौरा बहुत सुंदर मैं गया था। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है सूरदास किसके उपासक थे? सूरदास किसके उपासक थे? तो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण का। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 43 का ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है विप्रलंब श्रृंगार का संबंध किससे है? तो विप्रलंब श्रृंगार का संबंध निम्नलिखित में से किसके है? 44 का ऑप्शन नंबर डी विरह से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है 45 नंबर देख लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी कौन सा है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, समास का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा समास का एक जो है उदाहरण है? तो इस 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर है राजपुत्र जो है वह समास का एक उदाहरण है। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? 47 का ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48वां नंबर क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन नहीं है? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेमचंद। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द है अंधकार का, तो अंधकार का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 49 का ऑप्शन नंबर ए प्रकाश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग कितने होते हैं? 50वां का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य में क्या प्रमुख होता है? कर्मवाच्य में निम्नलिखित में से क्या प्रमुख होगा? 51 का ऑप्शन नंबर बी कर्म इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 52 का ऑप्शन नंबर ए और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी कारक के 8 भेद होंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कर्ती कारक का चिन्ह क्या है? कर्ती कारक का चिन्ह निम्नलिखित में क्या है? ने, कर्ता ने कर्म को और कर्ता को ही कर्तृ कारक कहते हैं। विशेषण का कार्य क्या है? विशेषण का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 56 का ऑप्शन नंबर बी संज्ञा का गुण बताना। आगे बढ़ते चलते हैं, जो दिए गए ऑप्शन था उसके अनुसार। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल। भूतकाल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? यह प्रश्न है, वह जाता है, वह गया, वह जाएगा, वह जा रहा है, वह गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने 59 नंबर, उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों अभी उपसर्ग है एक प्रकार का। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रत्यय का उदाहरण कौन है? प्रत्यय का उदाहरण सुंदर, सुंदरता, घर और जल, याद रखेंगे सुंदरता, सुंदर में ता जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा और हमारे क्लासेस कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताइएगा, और कोई कमी अगर रह जाती है तो हमें सजेस्ट जरूर करिएगा। अगर ई बुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।